बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मौक़िफ़ बदलने की तमाम क़यास आराइयों के दरमियान रियासत के गवर्नर को सौंपा अपना इस्तीफ़ा। आरजेडी की क़यादत वाले अज़ीम इत्तेहाद के साथ मिलकर बना सकते हैं नई हुकूमत। महाराष्ट्र की काबीना में हुई तोसी। राजभवन में मुनक़िदा एक तक़रीब में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे कैंप के 9 एमएलएस को दिलाया ओहदे का हलफ। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल की मौजूदगी में गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस GEM पोर्टल पर कोऑपरेटिव की ऑन बोर्डिंग का किया आगाज। आज से सप्लाई के शोबे में और भी बढ़ जाएगा कोऑपरेटिव का ताउन। पीयूष गोयल ने कहा, पिछले 6 सालों में GEM पोर्टल ने तकरीबन 2,80,000 करोड़ रुपए का हुआ है कारोबार। सरकारी खरीदारी में भी आई है शफ़ाफियत। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। 9 अगस्त 2019 को शुरू की गई स्कीम से मुल्क भर में 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड होल्डर हो रहे हैं मुस्तफीद। ताइवान और चीन के दरमियान बढ़ी कशीदगी। ताइवान के वजीर खारजा ने चीन पर फौजी मशकों की आड़ में हमले की तैयारी का इल्जाम लगाते हुए कहा, ताइवान अपनी सरजमीन का दिफा करने की रखता है सलाहियत। और 44वां शतरंज ओलंपियाड आज चेन्नई में होगा खत्म। टीमों के दरमियान टाइटल की दौड़ हो रही है सनसनीखेज। ख्वातीन के हिस्से में भारत पोलैंड के साथ है सरे फहरिस्त। फाइनल राउंड खेला जा रहा है आज। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बिहार में बदलते हुए सियासी मंजरनामे की। बिहार में मुसलसल बदलते हुए सियासी हालात के दरमियान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात की है और उन्हें अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है। इससे पहले वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के अपने तमाम MP और MLAs की मीटिंग की। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी में सबकी राय यही हुई है कि अब NDA को छोड़ देना चाहिए, इसलिए हम सब ने NDA छोड़ दिया है। अब ख्याल है कि वो आरजेडी की क़यादत वाले अजीम इत्तेहाद के साथ रियासत में नई हुकूमत बनाएंगे। इस सिलसिले में इस वक्त सरगर्मियां जारी हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफे के बाद फौरन आरजेडी सरबराह तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव गवर्नर से मुलाकात के लिए गए हैं ताकि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें। इससे कल पटना में आज सुबह टूट फूट की खबर के दरमियान मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान हंगामा आराई तेज हो गई। जेडीयू की कौमी पार्लिमानी पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट में नीतीश कुमार को नए इत्तेहाद की नई शक्ल में क़यादत करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, श्री नीतीश कुमार जी को नए इत्तेहाद की क़यादत की नई शक्ल में जवाबदेही के लिए मुबारकबाद। नीतीश जी आगे बढ़ें, मुल्क आपका इंतज़ार कर रहा है। वाज़ेह रहे कि 243 रुकनी रियासती असम्बली में राष्ट्रीय जनता दल के 79 MLA हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 77, जनता दल यूनाइटेड के पास 45 और कांग्रेस के पास 19 MLA हैं। बाएं बाजू की जमातों के 16 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 MLA हैं। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के गवर्नर फागू चौहान को अपना इस्तीफा पेश करने के बाद जेडीयू लीडर नीतीश कुमार ने कहा कि तमाम MP और MLA इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें NDA छोड़ देना चाहिए। लोगों को NDA छोड़ देना चाहिए। जैसे ही NDA छोड़ने का निर्णय सब लोग तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो NDA की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सारी मीटिंग आज हुई
और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर आरके सिंह ने बिहार में इत्तेहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने तौर पर मुतबादिल दे सकती है। मरकजी वजीर आरके सिंह ने जेडीयू और आरजेडी के दरमियान इत्तेहाद की कयास आराइयों पर कहा कि ये दोनों पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं लेकिन हुकूमत नहीं चला सके। हम लोग को तो लगता है कि हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए और यह सही है कि इधर जनता को हम लोग पुनः हमको लगता है कि सीधे अकेले हम लोग को जनता के पास जाएं और हम लोग तैयारी करें कि साहब अगली बार जब चुनाव आवे तो हम एक विकल्प दें, सशक्त विकल्प दें। हम अकेले विकल्प दे सकते हैं, इसमें हमको कहीं कोई डाउट नहीं। और हम लोग जो विकल्प देंगे वो विकल्प देंगे कि ईमानदार सरकार का, एक मजबूत सरकार का। मरकजी वजीर और आरएलजेपी के सदर पशुपति पारस ने जेडीयू के एनडीए से निकलने की कयास आराइयों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इससे कबल भी आरजेडी और जेडीयू के दरमियान एक तजुर्बा किया गया था लेकिन वो ज्यादा मुद्दत तक साथ नहीं रह सकते हैं। एक बार फिर इस तरह का इत्तेहाद आ रहा है, ये बिहार की तरक्की के लिए अच्छी अलामत नहीं है। हमने फैसला किया कि हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा बने रहेगी। आरजेडी और जनता दल यू और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब मिला के सरकार बन रही है तो ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये हमारी अपनी मान्यता है कि बिहार के विकास के लिए ये शुभ संकेत नहीं है और यदि ऐसी परिस्थिति आई है तो हमारी पार्टी, आज हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला हुआ, हमारी पार्टी का ये डिसीजन है, फैसला है। हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन श्रीमती बीना सिंह जी हैं जो सांसद भी हैं। ये फैसला हुआ है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ थे और आज भी रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी काम करेगी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आखिरकार महाराष्ट्र में काबीना की तौसीह हुई है। 1 माह के गौर खौज के बाद वुज़रा के नामों को मंजूरी दी गई है। बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे के धड़े ने 50-50 फार्मूले पर मुहर जब्त कर दी है। एकनाथ शिंदे काबीना में कुल 18 वुज़रा ने हलफ लिया जिनमें बीजेपी के 9 और शिंदे धड़े के 9 वुज़रा को भी जगह दी गई है। वुज़रा के तौर पर हलफ लेने वालों में बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मंगेटवार, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, राधाकृष्ण विखे पाटले, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात लोढ़ा और विजय कुमार गावित और अतुल सावे शामिल हैं। वहीं शिवसेना के शिंदे धड़े की जानिब से दादाजी भोसे, संदीपन भोमरे, उदय समंत, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर, संजय राठौड़, गुलाब राव पाटिल और शंभू राजे देसाई को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया। महाराष्ट्र में वुज़रा की हलफ बर्दारी के प्रोग्राम के बाद महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि काबीना की तौसीह के बाद तमाम वुज़रा अपने अपने महकमों की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जो काम इस रियासत के लोग चाहेंगे वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम वुज़रा रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए काम करेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। आज से पूरे फुल फ्लेज लोग काम करेंगे और अपने अपने विभाग की पूरी अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभालेंगे और इस राज्य की जनता को लोकाभिमुख जो काम चाहिए वो देंगे और पूरी तरह ये राज्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये सभी लोग सहयोग करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर कोऑपरेटिव की ऑन बोर्डिंग का आगाज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी मौजूद थे। GEM पोर्टल तकरीबन 6 साल पहले शुरू किया गया था। इस पोर्टल का आगाज सरकारी खरीदारी को शफाफ और आसान बनाने के लिए किया गया था। इस पोर्टल का पूरा नाम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ये एक ऑनलाइन मार्केट है जिसके जरिए कोई भी शख्स घर बैठकर हुकूमत के साथ कारोबार कर सकता है। इस पोर्टल से कोऑपरेटिव कमेटियों को जोड़ने से मुल्क के किसानों को काफ़ी मदद मिल सकेगी।
अमित शाह ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि सप्लाई सेक्टर में कोऑपरेटिव का हिस्सा आज से और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की बहुत सी इकाइयां अब सिर्फ GEM के जरिए खरीदारी करती हैं, लिहाजा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने मुल्क की तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटियों से अपील की है कि वो GEM पर इंदराज करवाएं। एक बात कहना भूल गए कि सबसे कम रजिस्ट्रेशन सप्लायर नाते अगर किसी का है जेम पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। मैं कहना चाहता हूं 9 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। सप्लाई साइड पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन जेम पर करे। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां जेम के माध्यम से ही अब खरीदी करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो। ये सभी इकाइयां जेम के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में सरकारी खरीदारी को शफाफ बनाते हुए GEM पोर्टल ने तकरीबन 2,80,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के MSME सेक्टर और स्टार्टअप्स के कारोबारी भी GEM पोर्टल में शामिल हो रहे हैं। सरकारी खरीद की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने का काम किया और आज आप सबको शेयर करते हुए बड़ा आनंद आता है कि लगभग 2,80,000 करोड़ का व्यापार जेम पोर्टल पर गत 6 वर्षों में हो चुका है। पिछले वर्ष तो अकेले 1,05,000 करोड़ का व्यापार हुआ और इस वर्ष का लक्ष्य शुरुआत में तो 2 लाख करोड़ रखा था, पर आप सबकी मेहरबानी से, आप सबके जुड़ने से अब लगता है कि लक्ष्य को भी पुनः विचार करके बढ़ाना पड़ेगा। 45 लाख से अधिक छोटे बड़े यूनिट्स MSME पे रजिस्टर्ड है, जिसमें से 7,80,000 तो MSME क्षेत्र के। कई महिला उद्योजक भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। स्टार्टअप क्षेत्र के बहुत सारे छोटे बड़े इकाइयां इसके साथ जुड़े हुए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। खुराक और अवामी तकसीम के महकमे ने इसे 4 रियासतों में एक तजुर्बे के तौर पर 9 अगस्त 2019 को शुरू किया था। 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तजुर्बे ने बुलंदियों को छू लिया है। स्कीम के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड होल्डरों को राशन का फायदा मिला है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 9 अगस्त 2019 4 रियासतों में वन नेशन वन राशन कार्ड पर मुहर लगी थी। ये एक तजुर्बा था जो मुल्क की एक बड़ी आबादी को खुराक की सप्लाई से मुंसलिक था। मंसूबे ने कामयाबी के परचम लहराए और साल 2022 तक आते आते ये मुल्क के सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों तक पहुंचा। आदादोशुमार इस बात की गवाही देते हैं कि इस मंसूबे से तकरीबन 80 करोड़ अहल कुंबों को बराह रास्त फायदा मिला है। हर माह तकरीबन 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। खासकर कोविड के दौर में ये मंसूबा एक जगह से दूसरी जगह जाकर रोजगार कमाने वालों के लिए नेमत साबित हुआ। मंसूबे की शुरुआत से अब तक तकरीबन 77.88 करोड़ पोर्टेबल लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं। 144 लाख मैट्रिक टन अनाज तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि 43,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट होता है लोगों का, उन सबको कवर किया गया है और करीब 60% लोग जो हैं वो NFSA के बेनिफिशरीज हैं और करीब 40% लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बेनिफिशरीज हैं। और अगर पर डे के हिसाब से आप देखें तो करीब 3.5 करोड़ पर मंथ ट्रांजैक्शन जो है वो पोर्टेबल हो रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में दूसरी रियासतों में गए लोगों के लिए ये मंसूबा मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रेमलता सालों पहले गोरखपुर जिले के अपने आबाई गांव को छोड़कर दिल्ली आ गई थीं। दिल्ली में तंग हाथों को मजदूरी तो मिल गई, लेकिन राशन छूटने की फिक्र सताती रही। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबा आने से प्रेमलता की जिंदगी बदल गई। फायदा यही मिल रहा है कि दिल्ली में है तो किराया लगा के जाना नहीं पड़ता और अपना समय भी नुकसान नहीं होती।
नहीं तो 2 दिन आना 2 दिन जाना हो जाता। गांव से राशन लेके आते, ये तो फ़ायदा ही है ना। यहाँ से तो थोड़ी दूर है, राशन थोड़ी देर छुट्टी मारे तो आ गए राशन लेने। मंजूर आलम ने साल 2001 में बिहार के दरभंगा जिले में राशन कार्ड बनाया था। दिल्ली आए तो मन में राशन छूटने की फिक्र भी साथ लाए, लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबे से न राशन छूटा न ही रोजगार। गाड़ी किराया लगता था, समय भी खराब होता था और दूसरी मरतबा हमारा दिहाड़ी भी मारा जाता था। यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो हमारे दिहाड़ी भी बचते हैं और मेरा जो है फायदा भी है, समय का भी बचत है। वन नेशन वन राशन कार्ड मंसूबे से राशन कार्डों की मुल्क पोर्टेबिलिटी हुई। लोगों ने जहां आशियाना तलाश किया वहीं राशन की दुकानें खोज ली। अब हाथ में राशन भी है और परदेश की कमाई भी। वन राशन कार्ड का सीधा फायदा यह है कि आप अपने राशन कार्ड पर किसी दूसरे राज्य में भी राशन उठा सकते हैं और इसका फायदा उन गरीब मजदूरों को मिला है जो अपने घर छोड़कर परदेश कमाने जाते हैं और वहां राशन का लाभ उठाते हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज भारत छोड़ो तहरीक की 80वीं सालगिरह है। 1942 में आज ही के दिन पूरा मुल्क बापू की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक में शामिल हुआ था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भारत छोड़ो तहरीक का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी समेत आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले फौजियों को सलामी पेश की है। उन्होंने 2 तस्वीर भी शेयर की हैं, एक महात्मा गांधी की तहरीक की और दूसरी जयप्रकाश नारायण के अखबार में शाये मजमून की। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई के इजलास में महात्मा गांधी की क़यादत में भारत छोड़ो तहरीक शुरू करने की करारदाद मंजूर की थी। ये तहरीक ज़मीनी सतह पर अगले दिन यानी 9 अगस्त को शुरू की गई थी, जिसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहा जाता है। और मुल्क अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि ये मुहिम यहाँ के 20 लाख खानदानों तक पहुँचेगी और लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी जश्न में इसी सिलसिले में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया और मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया। कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए, वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनना है। और आज यौम आशूरा है। इस्लामी हिजरी के पहले महीने मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। यौम आशूरा बड़ा ही मोहतरम बिशान और अजमत का हामिल दिन होता है। तारीख के अजीम वाक़यात इससे जुड़े हुए हैं। इस्लाम से पहले भी इस महीने को इंतहाई काबिल एहतराम समझा जाता था। इस्लाम ने यह एहतराम जारी रखा। इस महीने में जंगो जदल ममनू है। इसी हुर्मत की वजह से इसे मुहर्रम कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों के बाद माह मुहर्रमुल हराम का रोज़ा सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। यही वजह है कि बहुत से मुसलमान आशूरा का रोज़ा रखते हैं। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत का वाक़या भी इसी महीने में पेश आया था। इसी वजह से एक तबका गम हुसैन में मातम भी मनाता है। और आइए अब आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गज़ा की सूरत हाल पर बहस करने के लिए पीर को एक हंगामी मीटिंग की, जहाँ 3 दिनों की हलाकत खेज लड़ाई के बाद फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है। इस मौके पर दोनों फरीकों के सफ़ीरों ने जंग बंदी का खैर मकदम किया और सालिसी के लिए मिस्र के तई इजहार तशक्कुर किया। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता के सफ़ीर टोरवेंस लैंड ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी कोशिशों ने मुश्तरका तौर पर इलाक़े में बड़े बहरान को रोकने में मदद की है। वहीं भारत ने गज़ा में हुए हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए मारे गए लोगों के तई ताज़ियत की और कहा कि बातचीत के ज़रिए ही किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है।
अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद के तहत $1 अरब का ऐलान किया है। नए ऐलान के तहत यूक्रेन की फौज को अमेरिकी दिफाई महकमे से बराह रास्त रॉकेटों, गोला बारूद और दीगर हथियारों की अब तक की सबसे बड़ी तरसील होगी। अमेरिका की जानिब से दी गई फौजी इमदाद में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ ही हजारों आर्टिलरी राउंड, मोर्टार सिस्टम और दीगर गोला बारूद शामिल होंगे। वहीं यूक्रेन के दाखिली निज़ाम की हमवार रखने के लिए अमेरिका से उसे $4.5 बिलियन की इजाफी इमदादी माली इमदाद दे सकता है। ये रकम अमरीकी वजारत खजाना आलमी बैंक के ताउन से देगा। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारा है। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि FBI ने फ्लोरिडा के पाम बीच में कायम उनके मार ए लागू घर पर छापा मारा है। मार FBI ने की जानिब से की गई इस कार्रवाई की मजीद तफसीलात बताते हुए ट्रंप ने कहा कि फ्लोरिडा के पाम बीच मार 1 लागू में उनके घर से उस वक्त FBI के कब्जे में है इस वक्त, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रंप गुज़िश्ता साल व्हाइट हाउस से निकले थे तो अपने साथ कुछ दस्तावेजात भी ले गए थे। ताहम अब तक FBI की जानिब से इस इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं की गई। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की जानिब से ज़ापोरिज़्हिया जौहरी पावर प्लांट के गोलाबारी के बाद जौहरी तबाही का खतरा बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा कि रूस पर नई पाबंदियों का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को चेरनोबिल के बारे में नहीं भूलना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। यूक्रेनी सदर ने कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द के इलाके को गैर फौजी इलाका बनाने की भी अपील की है। और यूक्रेन की हुकूमत ने दावा किया है कि खार्किव शहर पर रूसी गोलाबारी और मिसाइल हमले में एक यूक्रेनी शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। कीव का ख्याल है कि रूस यूक्रेन में स्कूलों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। रूसी हुकूमत ने यूक्रेन की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। रूस ने कहा है कि वो किसी भी रिहायशी इलाके पर हमला करने से गुरेज कर रहा है। रूस ने अपने हमलों को खुसूसी फौजी ऑपरेशन का नाम दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने खार्किव में फायरिंग की है। और आइए अब खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। चेन्नई में जारी 44वां शतरंज ओलंपियाड आज खत्म हो रहा है। टीमों के दरमियान खिताबी दौड़ दिलचस्प हो गई है। ख्वातीन के जुमरे में भारत पोलैंड के साथ सरे फहरिस्त है। आज मुकाबले के फाइनल राउंड के मैच खेले जा रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है। हर लिहाज से इस इवेंट के इनेकाद को कामयाब करार दिया जा रहा है। और कॉमनवेल्थ गेम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले भारतीय मुक्केबाजों की टीम भारत वापस आ गई है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर उन तमाम खिलाड़ियों का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। गौरतलब है कि इस बार भारतीय बॉक्सरों ने 7 तमगे जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांसे के तमगे शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने सबका शुक्रिया अदा किया। और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद तमगे जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी वतन वापसी का सफर उनका जारी है। कुश्ती में गोल्ड के फातेह दीपक पूनिया और कांसे का तमगा जीतने वाले पहलवान मोहित ग्रेवाल का दिल्ली वापसी पर हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हवाई अड्डे पर दीपक और मोहित के अहले खाना के साथ बड़ी तादाद में खेलों के शायकीन भी मौजूद थे। इस मौके पर दीपक और मोहित ने मुस्तकबिल में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की बात कही। तोलिका मान ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में मुल्क के लिए चांदी का तमगा जीता है। तोलिका फाइनल में आखिरी लम्हात में मैच हार गई थी। वतन वापसी पर दारुल हुकूमत दिल्ली के हवाई अड्डे पर तोलिका का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर तोलिका के अहले खाना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल का पीर की निस्फ शब इख्तिताम हो गया है। रंगारंग इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। टीम इंडिया के परचम बरदार अचिंता शरत के और कमल और निखत जरीन ने इख्तितामी तकरीब के दौरान टीम की क़यादत की। शरत ने बर्मिंघम में टेबल टेनिस में 4 तमगे जीते हैं, इनमें 3 गोल्ड मेडल शामिल हैं। इसके साथ ही निखत बॉक्सिंग में सोने का तमगा जीता है। काबिल जिक्र बात है कि यह बर्मिंघम में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेल 11 दिनों तक जारी रहा, जिसमें 72 ममालिक के 5000 से ज़ायद एथलीट ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल में 178 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहा। इंग्लैंड 176 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। वहीं दूसरी जानिब तीसरे नंबर पर रहने वाला कनाडा है, जिसने 92 तमगे जीते हैं।
जबकि भारत 61 तमगों के साथ चौथे नंबर पर रहा है। भारत ने 22 तलाई, 16 नखरई और 23 कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया 2026 में होने वाले दौलत मुश्तरका खेल की मेजबानी करेगा। नाज़रीन, कश्मीर को ज़मीन पर जन्नत कहा जाता है। कुपवाड़ा की वादी, बनगास में घास के मैदानों और पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। आप इस सहरंगेज़ खूबसूरती से महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।